Hey guys, welcome back to the Research and Publication Ethics lecture number 14. So पब्लिकेशन मिसकंडक्ट में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। वी विल लर्न अबाउट यूज ऑफ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स। आपको प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स यूज कैसे करने हैं उनके बारे में जानेंगे। क्या क्या कॉमन कॉजेज होते हैं प्लेगरिज्म, उनके बारे में जानेंगे। आप प्लेगरिज्म को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ऑथरशिप में क्या क्या इश्यूज हो सकती हैं, क्या नॉर्म्स हैं ऑथरशिप के, एंड एथिकल कमेटी कंसिडरेशंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सो आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहने वाली है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस। जितने भी ये प्रीवियस टॉपिक थे इस यूनिट में से हम ये सारे कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो स्टार्टिंग आवर वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द यूज ऑफ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लेगरिज्म है दैट इज अनएथिकल प्रैक्टिस। सो बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स एंड लीगल सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स यूज करते हैं प्लेगरिज्म, क्योंकि आप किसी और के डाटा को अपना डाटा नहीं बोल सकते। अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस क्यों यूज करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को? क्योंकि उनको एकेडमिक डिसऑनेस्टी को प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है प्लेगरिज्म स्टूडेंट्स की असाइनमेंट में से, और स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है कि अगर आप किसी का डाटा ले रहे हो या किसी की कोई चीज ले रहे हो तो उसको प्रॉपर साइटेशन दो, प्रॉपर क्रेडिट दो, प्रॉपर साइटेशन प्रैक्टिस फॉलो करो एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी को फॉलो करो। इसी वजह से उनकी सबमिशंस को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाता है। क्या उन्होंने कोई किसी का डाटा प्रॉपरली चोरी वगैरह तो नहीं किया, उन्होंने मतलब ग्रेडिंग प्रॉपरली की है नहीं, उनकी ग्रेडिंग किसी बेसिस पे की जाती है। अब पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए प्लेगरिज्म चेक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज को ये इंश्योर कराना कि जो चीजें वो मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश कर रहे हैं वो ओरिजिनल हैं या नहीं है, वो डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि एडिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना एंड प्रोटेक्ट करना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का ये बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों जरूरी है सॉफ्टवेयर? टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिटेक्ट अनऑथोराइज यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कंटेंट, ब्रांड रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अब ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स भी ओरिजिनलिटी को इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए उनके सर्च इंजन को, एंड आइडेंटिफाई करने के लिए कोई उनके कंटेंट को डुप्लीकेट तो नहीं कर रहा, इसलिए भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लीगल सेक्टर्स में यूज होते हैं प्रॉपर एविडेंसेस के लिए, लीगल डिस्प्यूट्स में, एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा, ओरिजिनलिटी में हो रही हैं सारी चीजें। सो बहुत सारे रीजंस के कारण प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स को यूज करा जाता है। अब बहुत सारे डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं। हम सबसे ज्यादा यूज होता है टर्निटिन। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? टर्निटिन। एक और सॉफ्टवेयर है उरुकुंड, इसको भी यूज किया जाता है प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए, बट ज्यादातर टर्निटिन यूज होता है। हाउएवर जो दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं टर्निटिन एंड उरुकुंड, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स नहीं है। दे आर द कमर्शियल प्लेगरिज्म डिटेक्शन सर्विसेज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे ओपन सोर्स अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने के लिए एंड अदर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। जो ये दोनों है ये ओपन सोर्स नहीं है, दे आर पेड। टर्निटिन भी उरुकुंड भी, ठीक है, दे आर नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इनका पर्पस क्या है और फीचर्स क्या है? सबसे पहले मैं दोनों के फीचर्स बताती हूँ। दे आर द प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। जो टर्निटिन है वो ज्यादातर एजुकेशन इंडस्ट्री में ही यूज होता है, बट जो उरुकुंड है ये एजुकेशन सेक्टर में भी यूज होता है एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। सबसे पहले हम मेजरली टर्निटिन के बारे में जान लेते हैं। जो टर्निटिन है, अगर आप अपने डाटाबेस की जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें डालोगे, ये बताएगा उसमें प्लेगरिज्म है या नहीं है। ये डिटेल में समरी रिपोर्ट बता देगा आपको, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बता देगा। सो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, ज्यादातर लाइसेंसिंग के थ्रू एक्वायर किया जाता है। इसको इंटीग्रेट किया गया है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। सो ये विद इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट अच्छे से चीज़ों को बताता है। एडवांस सेटिंग्स भी आप इसमें कर सकते हो। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, इसमें बहुत अच्छी और डिटेल्ड रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये कस्टमर को प्रॉपर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। सो टर्निटिन अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आपको प्लेगरिज्म चेक करना है। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे बेस्ड है एंड ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वाले प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए टर्निटिन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज उरुकुंड। ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है एंड एजुकेशन सेक्टर में भी इसको यूज किया जाता है। सो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजों को चेक करता है, सिमिलैरिटी रिपोर्ट्स बताता है, एलएमएस के ऊपर बेस्ड है। एलएमएस क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। ये भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, मतलब ओपन एक्सेस नहीं है। ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीज़ें क्लियरली बताता है। ये भी यूज़र फ्रेंडली है और ये भी प्रॉपर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग मटेरियल देता है अपने यूजर्स के लिए। अब ये जो टर्निटिन एंड उरुकुंड है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। दे आर द बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अगर आपको अपना
चेक करना है कि आप प्रॉपरली चीज़ें कर रहे हो तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मॉडल है विच इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस, दैट इज मॉस। मॉस क्या है? मेयर ऑफ सॉफ्टवेयर सिमिलैरिटी। कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो? मॉस। मॉस इज मेयर ऑफ सॉफ्टवेयर सिमिलैरिटी। ये एक प्लेगरिज्म डिटेक्शन सिस्टम है विच इज डेवलप्ड बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड वाइडली यूज्ड। इट इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग कोर्सेज टू आइडेंटिफाई कोड्स सिमिलर टू अदर स्टूडेंट्स सबमिशंस। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर के नेम्स हैं बस मैं आपको यही बता देती हूँ मेनली, दैट इज प्लेगरिज्म चेक। ये किसने डेवलप किया था? स्मॉल एसईओ टूल्स ने। तो ये ऑनलाइन टूल है, while it's not open access, it's freely accessible and does not require any installation. Next is Plagiarism Check X. ये भी डेस्कटॉप बेस्ड है, विंडोज में आप देख सकते हो और ये आप इससे चेक कर सकते हो। एक है जे प्लैग से भी आप चेक कर सकते हो प्रॉपरली। एक है प्लेगरिज्म डिटेक्टर बाय वाइपर, आप इसमें भी अपना मैसिव डाटा और रिसर्च पेपर डाल सकते हो चेक करने के लिए। एक है डुब्ली चेकर में भी प्रीमियम एंड फ्री सर्विसेज है, आप इसमें चेक कर सकते हो। उसके अलावा एक है प्लेगरिज्म हंट, ये भी फ्री प्लेगरिज्म चेक सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड फाइल फॉन्ट्स हैं। एक चीज़ ना आप हमेशा याद रखना, अगर आप इन सॉफ्टवेयर में भी अपना डाटा डालते हो वहां से भी आपका डाटा चोरी होने का खतरा रहता है, क्योंकि आपको नॉवेल्टी होना आपकी डाटा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमेशा ना ओपन सोर्स में मत जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा डेंजर है, आपका जो आपने इतनी मेहनत से रिसर्च पेपर लिखा है उसके चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप सोच समझ के अपने गाइड की हेल्प लें या अपने बड़ों की हेल्प लें जो आपको गाइड करें कि कैसे आपको उसका प्लेगरिज्म वगैरह चेक करना है। ओपन सोर्स में बहुत रिस्क है, प्रीमियम वर्जन में सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा कम रिस्क रहता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ प्लेगरिज्म। आखिर लोग प्लेगरिज्म करते ही क्यों है? व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ प्लेगरिज्म? अपने आप से पूछ के देखो, आई एम श्योर कि आपको बेटर आंसर्स मिलेंगे, राइट? तो कॉमन कॉजेज क्या है? कई लोगों को तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, सो देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्लेगरिज्म एंड साइटेशन। नेक्स्ट, हमें पता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है जब आपको डेडलाइंस का प्रेशर होता है और टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग प्लेगरिज्म करते हैं। नेक्स्ट इज fear of failure and fear of missing out and desire for better performance। और कई बार लोगों को अपनी राइटिंग एबिलिटीज पे ही विश्वास नहीं होता, लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, इस वजह से होता है। कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द आईपी। नेक्स्ट इज आजकल बहुत ज़्यादा इजीली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इस वजह से भी प्लेगरिज्म होता है। कई लोग निग्लेक्ट कर देते हैं अकेडमिक इंटीग्रिटी फॉर द ग्रेड्स। आजकल ये सबसे ज़्यादा हो रहा है कि लोग अकेडमिक इंटीग्रिटी की तरफ नहीं जाते, दे आर रनिंग फॉर द ग्रेड्स। तो वैसे आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कई लोग काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर होते हैं विद द साइटेशन रूल्स, और कईयों को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ओरिजिनल काम पब्लिश जल्दी करवाने का। सो ज़्यादातर डेडलाइंस की वजह से, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, बेटर परफॉर्म करने की वजह से, खुद पे विश्वास ना होने की वजह से, इतना इजीली डाटा अवेलेबल होने की वजह से, ग्रेड्स के लिए प्रेशर के कारण, इन सब कारणों के कारण प्लेगरिज्म होता है। सो आई होप सबको ये चीज़ क्लियर होगी और पता भी होगी। और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कोलैबोरेशंस हो जाती हैं और जिसकी वजह से प्लेगरिज्म हो जाता है। अब आपको पता है कि प्लेगरिज्म तो हो ही जाता है, सो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द प्लेगरिज्म? अगर आप चाहते हो कि आपने जो भी काम करा है उसमें प्लेगरिज्म ना आए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो? अपने आप को एजुकेट करो, एजुकेट योर सेल्फ ऑन प्लेगरिज्म। एंड अगर आप यूज कर रहे हो किसी का वर्क तो उसको प्रॉपरली साइट करो। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज एनकरेज ओरिजिनलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉपर साइटेशन आपको सिखाई जाए, प्रॉपर आपको टूल्स सीखने पड़ेंगे प्लेगरिज्म डिटेक्शन के। क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखो और कॉन्सिक्वेंसेज रखो, प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ, प्रॉपर फीडबैक लो अपने काम पे, इनकरेज करो कोलैबोरेशन, प्रॉपर एट्रीब्यूशंस लो, ऑथेंटिक असाइनमेंट्स को डिजाइन करो, लीड बाय एग्जाम्पल। हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। तो आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना है जैसा आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ हो। सो ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट द प्लेगरिज्म, लीड बाय एग्जाम्पल, डू द क्रिटिकल थिंकिंग। जो चीज़ आपको नहीं करनी है, इसका मतलब उसको ये नहीं कि आप सीखो ही मत, आपको सीखना है कि कैसे नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट इज ऑथरशिप इशू। ऑथरशिप में ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब हम ऑथरशिप की बात करते हैं। सो ऑथरशिप इशू क्या होता है? ऑथरशिप इशू, तो सबसे पहले है कंट्रीब्यूटरशिप। आपको पता है कि जो ऑथरशिप है वो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिवाइड होती है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया है इन द कंसेप्ट, डिजाइन एंड एनालिसिस, वो डिसाइड करना सबसे बड़ा इशू रहता है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ऑथर्स। किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में ऑथर्स लिस्ट किए जाएंगे बेस्ड अपॉन देयर कंट्रीब्यूशन मैग्नीट्यूड, वो डिसाइड करना भी एक इशू रहता है। नेक्स्ट, आपने दो कंसेप्ट सुने होंगे, गोस्ट ऑथरशिप एंड गेस्ट ऑथरशिप।
ये भी ऑथरशिप के मेजर इश्यूज हैं। घोस्ट ऑथरशिप क्या होता है? कंसीलिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल हु डिजर्व ऑथरशिप। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑथरशिप जिनकी बनती है पर वो अपना नाम जान के छुपाते हैं, मे बी फाइनेंशियली और एनी अदर इश्यूज। नेक्स्ट इज गेस्ट ऑथरशिप। कई इंडिविजुअल ऑथर नहीं भी होते, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं भी होता, ट्रू रोल कोई भी नहीं होता, फिर भी उनको ऑथरशिप का स्टेटस दिया जाता है। उसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स अराइज हो जाते हैं इन द ऑथर एट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सो उनको प्रॉपर नहीं डिस्क्लोज किया जाता। नेक्स्ट वन इज गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज। अलग अलग जर्नल की, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की अलग अलग गाइडलाइंस हैं, तो वो फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑथरशिप। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन क्लियर होनी चाहिए, एंड जितने भी एथिकल कंसिडरेशन हैं, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, फेयरनेस हो गया, ये सब प्रॉपर होने चाहिए। सो ऑथरशिप इशू में कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी ज्यादा है? घोस्ट ऑथरशिप, गेस्ट ऑथरशिप। एक और कंसेप्ट होता है गिफ्ट ऑथरशिप। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि गिफ्ट ऑथरशिप क्या होता है। ठीक है, सो ये ऑथरशिप इश्यूज हैं। एंड नॉर्म्स ऑफ ऑथरशिप क्या है? नॉर्म्स क्या है ऑथरशिप के? नंबर वन इज सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि जिन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उनको हमें एज अ ऑथर नेम देना है। ऑथरशिप का जो क्राइटेरिया है प्रॉपरली उसको मेट करना है। किसी भी जर्नल के अकॉर्डिंग, जो भी आप जर्नल में पब्लिश करवा रहे हो, ऑथर्स प्रॉपर अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ट्रांसपेरेंटली आप अपने सारे ऑथर्स को डिस्क्लोज करो, प्रॉपरली एक्नॉलेज करो। कंट्रीब्यूटर्स हु डू नॉट मीट द ऑथरशिप क्राइटेरिया, उनको प्रॉपरली एज अ कंट्रीब्यूटर एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो ऑथर नहीं है बट स्टिल उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, उनको भी प्रॉपरली एक्नॉलेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कंसेंसस। जो ऑथर्स हैं उनको कंसेंसस के थ्रू, जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके कंसेंसस के थ्रू नेम किया जाना चाहिए। जितने भी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती हैं, जर्नल की भी हो सकती है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, उनको फुलफिल करना है, प्रॉपर क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एंड सारी चीजें कंसीडर करके चलना है। क्लियर हो गया? Our last topic of this video is ethical committee consideration. Ethical committee considerations. एथिकल कमेटी की सबसे पहले हम कंपोजिशन की बात करते हैं। जो एथिकल कमेटी है उसमें एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द रिसर्चर्स, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एथिकल कमेटी की कंपोजिशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जो कमेटी है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट की जाती है बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी, एंड जितना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहे, इसमें इसलिए इम्पार्शियलिटी के लिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। जितना भी डाटा है एक्सटर्नल कमेटी के पास वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ताकि प्राइवेसी प्रोटेक्ट करी जा सके एंड इंडिविजुअल्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। रिव्यू प्रोसीजर्स प्रॉपरली क्लियर होते हैं एंड स्टैंडर्डली डिफाइंड होते हैं। एथिकल कमेटी से आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता है जब भी आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। और एथिकल कमेटी क्लियरली रिस्क असेसमेंट करती है ताकि पार्टिसिपेंट्स को किसी भी तरह का हार्म ना हो, ना ही किसी कम्युनिटी को, ना ही इन्वायरमेंट को हार्म हो। और कमेटी के मेंबर्स शुड डिक्लेयर द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन रिटर्न, ताकि किसी भी वे में कोई भी तरह का बायसनेस ना हो। एथिकल कमेटी ये भी इंश्योर करती है कि जितने भी गाइडलाइंस हैं, एथिकल गाइडलाइंस हैं, वो सारे फॉलो हो रहे हैं। एंड अगर हम किसी स्पेशल पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे हैं, कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप चिल्ड्रन के साथ डील कर रहे हो, प्रिजनर्स के साथ डील कर रहे हो, या जिनकी डिमिनिश्ड कैपेसिटी है वैसे इंडिविजुअल्स के साथ डील कर रहे हो, तो आप हमेशा ऐसा काम करो कि उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो और उनके साथ आप कुछ भी गलत बिहेव ना करो। सो एथिकल कमेटी इसके टुवर्ड्स भी लुक इनटू करती है एंड कंटिन्यूसली आपके ऊपर ओवरसाइट रखती है कि कितना टाइम लग रहा है, क्या कैसे आप कंप्लायंस करो। सो जो एथिकल कमेटी है वो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखती है, स्पेशली जब आप ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, या फिर कोई सेंसिटिव डाटा के साथ काम कर रहे हो। सो किन किन कंडीशंस में आपको एथिकल कमेटी की कंसिडरेशंस पक्का ही रिक्वायर्ड होती है, वो मैंने आपके केसेस यहाँ पे मेंशन आउट कर दिए हैं। अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हो, मतलब जिसमें आपको सर्वे करना है, इंटरव्यू करना है, या क्लिनिकल ट्रायल करने हैं ह्यूमन पार्टिसिपेंट पे, तब तो आपको एथिकल कमेटी की अप्रूवल लेनी ही है। एनिमल रिसर्च कर रहे हो, मतलब ह्यूमन ट्रीटमेंट, कोई एनिमल पे रिसर्च कर रहे हो, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो, सोशली आप बिहेवियरल रिसर्च कर रहे हो, जेनेटिक रिसर्च, इन्वायरमेंटल रिसर्च, डाटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है, कन्फ्लिक्ट जोन में काम कर रही हो, या वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हो, या फिर पब्लिकेशन एथिक्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी चीज़ है, आपको एथिकल कमेटी से अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा, एथिकल कमेटी की कंसिडरेशंस लेनी ही पड़ेंगी। सो आई होप आपको ये ओवरव्यू यूनिट 5 का क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डाल देना। टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप का लिंक है, इन केस यू वांट यू कैन ज्वाइन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्माइल।